हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या होती है एसी करंट की। तो देखो, मान लो मैं यहाँ पे एसी करंट का एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मान लो ये है एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है करंट की वैल्यू और ये एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम की वैल्यू। तो यहाँ पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो ये ग्राफ इस तरह से आपको मिलेगा। ये आपने आगे के लेक्चर में देख लिया। इस तरह से ये ग्राफ आपको मिलेगा, जहाँ जनरली ये जो वेव होगा यहाँ से यहाँ तक सिंगल वेव, वन वेव पास होने के लिए टाइम पीरियड टी लगेगा। ये वन वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक वेव निकलेगा सिंगल वेव, उसको पास होने के लिए टी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ज़ीरो टाइम पे वो निकला है और यहाँ पे जब पहुँचेगा तो टी टाइम लगेगा। तो एक बात बताओ बच्चों, ये सिंगल वेव निकलने में टी टाइम लगता है, तो ये हाफ वेव निकलने में कितना टाइम लगेगा? t/2। तो यहाँ पे जो ये हाफ वेव आप देख रहे हो, यहाँ पे जो हाफ वेव देख रहे हो 0 से t/2 तक, ये हाफ वेव देख लो आप, ये जो है 0 से t/2 तक। तो ये हाफ वेव के अंदर यहाँ पे जो करंट निकलेगा और वो करंट की वजह से जो चार्ज पास होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये हाफ वेव है 0 से t/2। 0 से t/2 में जो करंट निकलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको मालूम है, इस तरह से ऊपर नीचे आपको मिलेगा ऑल्टरनेटिंग। लेकिन उसमें ये हाफ साइकिल, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाफ साइकिल, उसमें जो करंट निकलेगा और जो चार्ज पास होगा, उतना ही चार्ज अगर कोई डीसी करंट पास हो रहा है और उसके अंदर उतना ही चार्ज निकले, तो वो डीसी करंट की वैल्यू यहाँ पे हम एवरेज जितनी मानेंगे। इसका मीनिंग क्या है? देखो, मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूँ। मान लो यहाँ पे हाफ साइकिल में, ये 0 से t/2 हाफ साइकिल में जो भी करंट पास हुआ, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज पास हुआ मान लो वो है 5 कूलम। कितना है? 5 कूलम। अब यहाँ पे तो क्या होगा बच्चों, जो करंट है ना, वो करंट यहाँ पे 0 है, फिर होगा 1 एम्पियर, फिर होगा 2 एम्पियर, फिर होगा 3 एम्पियर, फिर होगा 2 एम्पियर, फिर होगा 1 एम्पियर, फिर होगा 0 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होगी। समझ में आ रहा है? तो आप एवरेज किसको लोगे? सिंपल सी बात है। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे एवरेज कैसे लोगे? तो यहाँ पे एक सिंपल से मैंने डिफाइन किया कि 0 से t/2 टाइम में जो भी करंट पास हुआ, 0 1 2 3 2 1 0, जो भी करंट पास हुआ, वो करंट की अगर एवरेज चाहिए तो आप क्या ढूंढोगे? अगर वो करंट की एवरेज चाहिए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना होगा यहाँ पे उसका मीन वैल्यू। तो वो कैसे मिलेगा मीन? देखो, इस तरह से, ये है एक करंट I, करंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है, ये है टाइम, और यहाँ पे मैं लूँगा 0 से t/2 ही लूँगा। क्या लूँगा? 0 से t/2 ही टाइम लूँगा। अब यहाँ पे तो क्या होता था, करंट की वैल्यू चेंज होती थी पूरे साइकिल में। अब यहाँ पे चार्ज, मैंने बताया ना, यहाँ पे चार्ज मान लो पास हुआ, इतनी साइकिल में चार्ज पास हुआ 5 कूलम। अब यहाँ पे डीसी करंट के ग्राफ में उतना ही 5 कूलम चार्ज 0 से t/2 टाइम में मान लो पास हो रहा है 3 एम्पियर करंट में, 3 एम्पियर करंट में। तो ये हो गया इसका मीन, इसका एवरेज वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ भी टाइम क्या है, 0 से t/2,
यहाँ भी टाइम क्या है 0 से t/2। यहाँ पे चार्ज क्या हुआ 5 कूलम पास हुआ, यहाँ भी चार्ज क्या पास हुआ 5 कूलम पास हुआ। तो दोनों में देखो चार्ज सेम है, दोनों में टाइम सेम है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो करंट होगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है। देखो तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो ही इसकी एवरेज मानी जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मानी जाएगी, यहाँ पे जो भी करंट की वैल्यू मिलेगी वो ही, मान लो यहाँ पे करंट की वैल्यू आई डैश मिली, तो यहाँ पे जो एवरेज होगी ना आई एवरेज, वो आई डैश ही हम मानेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही ग्राफ में, ये एसी करंट का ग्राफ है, ये डीसी करंट का ग्राफ है, 0 से t/2 टाइम में, यहाँ भी 0 से t/2 टाइम में। यहाँ पे चार्ज मान लो 5 कूलम पास हुआ, तो यहाँ भी चार्ज ये ही करंट की वैल्यू पे 5 कूलम पास हो रहा है। तो यहाँ जो भी करंट होगा, यहाँ तो कांस्टेंट करंट है, यहाँ जो भी करंट होगा, मान लो 3 एम्पियर करंट मिला, तो ये साइकिल में यहाँ पे ऊपर नीचे ये जो साइकिल हो रही है उसमें एवरेज जो है वो होगा 3 एम्पियर ही। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एसी करंट विच would send same amount of charge through a circuit in half cycle that is sent by a steady current in the same time. It is denoted by I average और I mean. समझ में आ रहा है? तो ये है स्टेडी करंट और ये ऑल्टरनेटिंग करंट। तो 0 से t/2 टाइम में, यहाँ भी 0 से t/2 टाइम में अगर सेम चार्ज पास होता है तो इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी एवरेज मानी जाएगी। चलो तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा आई एवरेज का, वो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। चलो अब यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको मालूम ही है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V/R होता है, जिसमें V जो होगा वो AC वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे AC वोल्टेज का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। ये AC वोल्टेज का फॉर्मूला है, नीचे मैंने रखा R। अब NBA ओमेगा अपॉन R, ये पूरा कांस्टेंट दिख रहा है, NBA ओमेगा अपॉन R ये पूरा ही कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट को मैं लिख दूंगा I0, यहाँ पे I0 लिख दूंगा ये कांस्टेंट को। साइन ओमेगा t में टाइम चेंज होगा जैसे जैसे, तो ये साइन का पूरा फंक्शन भी चेंज होगा, बाकी आगे का जो भी है वो पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड लोगे साइन फंक्शन पूरा चेंज होगा, और I0 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये भी पूरा चेंज होगा, तो यहाँ I की वैल्यू चेंज होगी। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे करंट चेंज होता है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की। अभी मान लो आपने बोला 10 सेकेंड पे मुझे करंट बताओ, तो यहाँ पे 10 सेकेंड लिखोगे तो आपको ऑन द स्पॉट 10 सेकेंड पे करंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई। अब यहाँ पे हम लेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इन स्मॉल टाइम dt। मीन्स यहाँ पे स्मॉल टाइम में ये पूरी ही साइकिल यहाँ पे जो चल रही है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कहीं भी स्मॉल टाइम में, मान लो 5 सेकेंड से लेके 5.5 माइक्रो सेकेंड तक, समझ में आ रहा है? 5.5 सेकेंड तक मीन्स 5 सेकेंड से लेके 5.5 सेकेंड तक, मान लो आपने स्मॉल टाइम में, थोड़े ही टाइम में कितना चार्ज पास हुआ वो आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, dq इक्वल्स टू I dt, dq इक्वल्स टू I dt, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। तो dq इक्वल्स टू I dt, जिसमें I की वैल्यू यहाँ पे ऊपर से मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ये dq जो है वो है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी dq जो है वो है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये dt है ये स्मॉल टाइम में। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ यहाँ पे चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम। अब यहाँ पे हमें टोटल चार्ज गिनना है, ये हाफ साइकिल पे 0 से t/2 टाइम, 0 से t/2 टाइम जो हाफ साइकिल हुई उसमें कितना चार्ज पास हुआ
वो हमें गिनना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा चार्ज। तो यहाँ पे मुझे चार्ज मिलेगा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू, मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से T/2 टाइम में, मीन्स ये हाफ साइकिल पे मुझे क्या करना है, टोटल चार्ज ढूंढना है कि ये हाफ साइकिल में कितना चार्ज पास हुआ वो मुझे ढूंढना है। तो यही फॉर्मूला का मैं इंटीग्रेशन करूँगा। तो 0 से T/2 और यहाँ पे मैं लिखूँगा I0 साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे ये I0 जो है वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जो बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी और यहाँ टाइम होगा 0 से T/2, ये हाफ साइकिल 0 से T/2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस, और अंदर साइन ओमेगा टी फंक्शन के अंदर एक ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है अंदर, फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट होता है, जब उसका इंटीग्रेशन होता है तो वही कांस्टेंट से डिवाइड करने का रूल है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, I0 और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय, यहाँ पे कांस्टेंट जो है, ये फंक्शन में कांस्टेंट जो ओमेगा था वो कांस्टेंट से डिवाइड करने का रूल है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का रूल है, वैसे यहाँ पे कांस्टेंट से डिवाइड करने का रूल है। और यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट T/2, इस तरह से मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे Q इक्वल्स टू, ये I0 कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी मैं बाहर निकाल देता हूँ और ये माइनस भी मैं बाहर ले लेता हूँ। तो माइनस I0 डिवाइड बाय ओमेगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में बचेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी में जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे अपर लिमिट T/2 लिख देता हूँ, कोस ओमेगा T/2 माइनस यहाँ पे कोस ओमेगा टी में जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे लोअर लिमिट 0 लिख दूंगा। तो ओमेगा इंटू 0, ये टाइम 0 लिख दूंगा, तो टी की जगह पे 0 लिखूंगा, ओमेगा इंटू 0 वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोस 0। देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया कोस 0। अब आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। क्या होती है ओमेगा की वैल्यू? 2π/t। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर आप रख दोगे 2π/t तो टी कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपको मिलेगा पाई, ओनली कोस पाई मिलेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t। ओमेगा की जगह पे आप 2π/t लिख के देखो, 2π डिवाइड बाई टी कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, पाई बचेगा। तो कोस पाई माइनस यहाँ पे कोस 0। अब बच्चों यहाँ पे, अब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो Q इक्वल्स टू, यहाँ पे कोस पाई जो होता है, कोस पाई वो -1 हो जाता है, कोस 0 1 हो जाता है। तो यहाँ पे कोस पाई का -1, फिर बीच में ये माइनस और कोस 0 की जगह पे 1, तो यहाँ पे -1, ये माइनस और 1, तो -1 हो जाएगा -2, इसके अंदर हो जाएगा -2 और बाहर भी एक माइनस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q इक्वल्स टू 2I0 अपॉन ओमेगा। क्या लिख सकते हो? Q 2I0 अपॉन ओमेगा। ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो चार्ज वो ये हाफ साइकिल में पास हुआ, 0 से T/2 टाइम में, 0 से T/2 टाइम में इतना चार्ज पास हुआ। यहाँ पे ये हाफ साइकिल में पास होने वाला चार्ज है। याद रखना बच्चों, ये इक्वेशन हाफ साइकिल में पास होने वाला ये चार्ज है। अब यहाँ पे
ये इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे द चार्ज सेंट बाय AC इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से t/2 में t/2 0 से t/2 टाइम में कितना चार्ज यहाँ पे पास हुआ। तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला आपको मालूम ही है बच्चों, चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे चार्ज Q है, करंट कौन सा होगा, यहाँ पे मैं करंट को लिखूंगा I एवरेज, यहाँ पे मैं लिखूंगा Q इक्वल्स टू I एवरेज इनटू जो टाइम होगा वो टाइम होगा t/2। क्या टाइम होगा, t/2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा t/2। तो चार्ज इक्वल्स टू चार्ज Q इक्वल्स टू I एवरेज इनटू टाइम, क्योंकि आपको मालूम है चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे मुझे करंट की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी और लेना पड़ेगा t/2 टाइम, क्योंकि 0 से t/2 टाइम में इतना चार्ज पास हुआ, कितना, Q इक्वल्स टू I एवरेज इंटू t/2। तो ये इक्वेशन की हेल्प से जो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, Q की वैल्यू जो मिलेगी वो इक्वेशन 1 जितनी ही होगी, इक्वेशन 1। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2, अभी हम इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो इक्वेशन 1 में जो चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे इक्वेशन 2 में आपको मिलेगा। याद रखना, जितना इक्वेशन 1 में चार्ज होगा उतना ही आपको इक्वेशन 2 में मिलेगा। दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम होगी। चलो अब तो बहुत ही ईजी है, हम इक्वेशन 1 भी चार्ज की वैल्यू दे रहा है, इक्वेशन 2 भी चार्ज की वैल्यू दे रहा है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2, यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, देखो इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करने वाले हैं। दोनों ही इक्वेशन को हम इक्वेट करने वाले हैं और हमें I एवरेज का फॉर्मूला चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2I0 अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू I एवरेज इंटू t/2। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है, देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो I एवरेज आपको चाहिए था, वो कितना होगा बच्चों, I एवरेज आपको मिलेगा यहाँ पे 2 यहाँ पे चला जाएगा, मीन्स 4I0 अपॉन t नीचे चला जाएगा तो ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा इंटू टी क्या होगा, आगे ही मैंने बताया था कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2π/t होती है। तो नीचे वाला t अगर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ओमेगा इंटू टी क्या हम लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी की जगह पे हम 2π लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा टी की जगह पे 2π। तो यहाँ पे ये 4I0 अपॉन 2π। तो आपको फाइनली यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 2I0 अपॉन पाई। क्या मिलेगा, 2I0 अपॉन पाई। ये जो फॉर्मूला मिला 2I0 अपॉन पाई, ये जो फॉर्मूला मिला वो मिला है एवरेज करंट का। किसका ये फॉर्मूला मिला, एवरेज करंट का। तो 2I0 अपॉन पाई, तो यहाँ पे लास्ट हम लिखेंगे I एवरेज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन पाई, जिसमें 2 और पाई की वैल्यू जैसे ही आप रख दोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.637 I0, 0.637 I0। ये I एवरेज का फॉर्मूला मिला, यहाँ पे I एवरेज का फॉर्मूला। अब आप सोचोगे सर ये I0 क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला तो हमें लास्ट में मिल गया, लेकिन ये I0 क्या है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया था, याद करो बच्चों, ये I0 हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, क्या किया था, NBA ओमेगा बाई R। यहाँ पे ये I0 हमने एज्यूम किया था। अब ये ग्राफ के अंदर अगर हम देखेंगे कि ये I0 क्या है, तो याद रखना बच्चों, ये I0 जो होता है वो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, I की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे जो I की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी
उसको आप आई नॉट बोल सकते हो। जैसे ये करंट 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3, फिर 2 1 0, तो 3 पे वो मैक्सिमम हुआ था, तो वो हम आई नॉट लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे नीचे जो आई नॉट दिख रहा है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे, और ये है उसकी एवरेज वैल्यू। तो ये जो पूरी साइकिल आपको दिखी, यहाँ पे जो साइकिल दिख रही है उसकी एवरेज निकालनी है, तो आई एवरेज इक्वल्स टू 2 आई नॉट बाई पाई, ये फॉर्मूला उसका होगा, तो ये उसकी एवरेज वैल्यू होगी। अब आप तुरंत पूछोगे कि सर यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ इस तरह से था, तो आपने यहाँ पे ये करंट की एवरेज वैल्यू हमें ढूंढ के दे दी है, करंट की एवरेज वैल्यू हमें ढूंढ के दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज जिसका ग्राफ भी इस तरह से ही होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ भी इस तरह से ही होता है, तो अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू मांगे तो क्या होगा? तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, सेम इस तरह से ही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी एवरेज वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो होगी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो होगी वो इसी फॉर्मूला की जैसे ही होगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा वोल्टेज एवरेज इक्वल्स टू 2 वी नॉट, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट अपॉन पाई। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट का फॉर्मूला, वैसे ही वोल्टेज की एवरेज वैल्यू भी इसी तरह से मिलेगी। जैसे यहाँ पे आई एवरेज मैंने लिखा है 2 आई नॉट अपॉन पाई, वैसे ही वोल्टेज की एवरेज वैल्यू होगी 2 वी नॉट अपॉन पाई। याद रखना बच्चों, सेम उस तरह से ही फॉर्मूला मिलेगा क्योंकि दोनों का ग्राफ तो सेम है। आपको ही मालूम है यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ जैसा है वैसा ही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है, तो दोनों में एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला सेम जैसा ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और हाँ, दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ये मैंने बताया ये मैक्सिमम वैल्यू होती है आई नॉट, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होती है उसका 63.7%, मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% होता है एवरेज वैल्यू। यहाँ पे आपको ये देखने को मिला, कितना? 63.7% ऑफ आई नॉट, समझ में आ रहा है? मीन्स मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% होता है ये एवरेज वैल्यू। समझ में आ रहा है? मान लो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर थी, तो 3 एम्पियर का 63.7% जो आप निकालोगे वो हो जाएगा उसकी एवरेज वैल्यू। उसी तरह से वोल्टेज में भी एवरेज चाहिए, तो मैक्सिमम वोल्टेज के 63.7% आप निकालोगे वो हो जाएगा वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। चलो ये समझ में आ गया बच्चों? और हाँ, किसी के दिमाग में अगर इस तरह से ख्याल आया है कि सर एवरेज ही निकालना है, तो एवरेज तो हमें काम करेंगे, एक पूरी साइकिल ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ये T/2 टाइम और ये T टाइम, ये पूरी साइकिल पे हम एवरेज निकाल देते हैं। कैसे एवरेज निकालते हैं? जैसे कि जितने ऑब्जर्वेशन ले डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें तुरंत मिल जाएगा पूरी साइकिल पे एवरेज। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे करंट 0 है, यहाँ 1 2 3 फिर 2 1 0, तो आप इसका टोटल जो भी करोगे वो नीचे टोटल क्या होगा? -1 -2 -3 -2 -1 0। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से टोटल अगर करोगे तो यहाँ पे जो जो वैल्यू मिलेगी उसमें से ये कट हो जाएगी, तो आप एवरेज ढूंढने की ट्राई करोगे, ये पूरी साइकिल पे एवरेज ढूंढने की ट्राई करोगे तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, आप वो मेथड से ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप सोचोगे ये करंट तो 0 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन वो बात गलत प्रूव होगी। तो इस तरह से हम एवरेज नहीं निकालेंगे। ओके।